वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीह हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जानकर आप सबको भी बहुत खुशी हुई थी, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हर नागरिक को, देश के हर शिक्षक को विशेषतः इस पर गर्व होना स्वाभाविक है। लेकिन जब इस प्रकार के आंकड़े जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो जब पढ़ने को मिलते हैं और उन ताजे आंकड़ों पर एक दृष्टिपात किया जाता है तो लगता है जैसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानवता अपना गला घोट रही है। आज दिव्य भास्कर राजस्थान संस्करण की बात करूंगा। बैठा हिमाचल में हूं, लेकिन ई पेपर आता है। दो ऐसे दुखद समाचार पढ़ने को मिले हैं जो मैं समझता हूं जो भी सच्चा मानव है, जिस मानव के हृदय में कोमल हृदय धड़क रहा है, संवेदना से भर जाएगा। दिव्य भास्कर का एक समाचार यह है, दिव्य भास्कर ने एक सर्वे करवाया है जिसमें कहा है कि देश के 70 करोड़ लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। 60 करोड़ हो सकता है, 70 करोड़ हो सकता है, लगभग 60 से 70 करोड़ लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। यदि आप देश की जनता को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, यह दुखद होगा या नहीं, कृपया आप राजस्थान के दिव्य भास्कर के संस्करण में आज दूसरे या तीसरे या चौथे पृष्ठ पर पढ़ लीजिए। एक न्यूज और थी, राजस्थान के विश्वविद्यालयों में 18 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां 6 महीने से पेंशन नहीं मिली है। मित्रों, लगभग 10 दिन पहले जयनारायण विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पवन शर्मा पर एक आक्रामक हमला हुआ था और हर शिक्षक उसकी निंदा करेगा। मैं भी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। राजस्थान शिक्षा का एक बहुत अच्छा केंद्र रहा है। राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अनेक हस्तियां समूचे देश और विश्व को प्रदान की हैं। क्या कारण है? मैं दुख के साथ कह रहा हूं, पवन शर्मा जी से मेरी पूरी सहानुभूति है। क्या कारण था? इस तरह की परिस्थिति आ गई कि आज तक राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा कातिलाना हमला किसी ये कह दूं, वहां तो कुलगुरु शब्द काम में लिया जा रहा है, कुलपति या कुलगुरु पर हुआ हो। 18 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां 6 महीने से कर्मचारियों को पेंशन नहीं है। उसमें शायद मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर भी हो सकती है और जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर भी हो सकती है, और राजस्थान भी लगभग इस कगार पर आने के लिए तैयार खड़ी है। ये दिव्य भास्कर के आंकड़े कह रहे हैं। मित्रों, जो इतना आक्रामक रुख कर्मचारियों का हुआ था, जरूरी नहीं है कि हर कर्मचारी सौभाग्य से 1 लाख की पेंशन प्राप्त करे। इतने ऐसे भी कर्मचारी होंगे उस झुंड में जो 15,000 या 20,000 या इससे भी कम पेंशन प्राप्त कर रहे हों। ऐसे व्यक्तियों को यदि 6 महीने से पेंशन नहीं मिलेगी, उनका आक्रोश फूटेगा। यह भी सही है, किसी विश्वविद्यालय के कर्मचारी इतने भी आक्रोशित ना हो कि विश्व गुरु पर इस तरह से कातिलाना हमला करते हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि हमारे देश के आजकल के जो कुलगुरु हैं, कुलपति हैं, उनमें कितनी संवेदनाएं बची हैं कि वो अपनी कर्मचारियों को यदि समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही तो राजभवन में जाकर या मुख्यमंत्री जी से संपर्क करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। आंसर शून्य नहीं आएगा। आजकल जिस तरह के कुलपति विश्वविद्यालयों में बन रहे हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं रही है। मित्रों, एक दम तोड़ने की घटना और आपको बता रहा हूं, कृपया वीडियो को बीच में बंद ना करना। वास्तव में मानवता कैसे दम तोड़ती है, इसका एक जीवंत उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। दिसंबर माह में, लगभग दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में अजमेर से चंडीगढ़ आ रहा था, और अजमेर से चंडीगढ़ के लिए जो मुझे सबसे सुविधाजनक लगती है वही वंदे भारत लगती है, जिसका अश्विनी कुमार जी प्रचार 3 दिन से कर रहे हैं कि गिलास पे गिलास, गिलास पे गिलास, उसमें पानी नहीं हिल रहा, क्योंकि 180 किलोमीटर पे भी वो गाड़ी बड़ी सुविधापूर्वक चल रही है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा। मैं भी अभी जब अजमेर से चंडीगढ़ आया था, माफी के साथ कह रहा हूं, कोई एक्सपोज नहीं कर रहा, एक्सिक्यूटिव क्लास में आया था। मैं और मेरी पत्नी दोनों की टिकट वेटिंग में थी, लेकिन संयोगवश जब कंफर्म हुई तो इवन में 1 और 2 नंबर की सीट ही मिली सबसे आगे। और हम सुबह 5:30 बजे, 6:05 पर डिपार्चर है वंदे भारत का अजमेर से, 5:30 बजे जैसे ही
प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई, स्वाभाविक रूप से सर्दी का मौसम था, अंदर प्रवेश कर लिया। 1 और 2 नंबर पे बैठ गए और सामने ही पेंट्री थी। आपको मालूम है वहां सेंसर डोर लगे हुए हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। खोलने के लिए आपको जरा बटन को पुश करना पड़ता है। साहब किस तरह मानवता दम तोड़ती है, जरा इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं, कृपया संयम और धैर्य बना लीजिएगा। 6:05 पे गाड़ी रवाना होती है, वैसे समय पर 3:15 चंडीगढ़ पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन चूंकि कोहरा अपार था, थोड़ी लेट हुई। कोई मुझे इस बात का गिला शिकवा नहीं है। ट्रेन अति सुंदर वंदे भारत, अधिकतम सीमा 127 किलोमीटर की थी, प्रशंसनीय है। जो कुछ खान पान की व्यवस्था थी, चूंकि एग्जीक्यूटिव क्लास का एक व्यक्ति का टिकट ही लगभग जब 2,500 रुपया है, तो उसमें खान पान की और सफाई की सुविधा तो होगी। मैं समझता हूं वंदे भारत अपने आप में पूरी तरह से जस्टिफिकेशन कर रहा था। लेकिन उसी वंदे भारत ट्रेन में कैसे मानवता तड़पते हुए अपना दम तोड़ रही थी, जरा आप इसका पिक्चर देख लीजिए। चूंकि मैं 2 नंबर सीट में बैठा हुआ था, 1 नंबर पर मेरे साथ मेरी पत्नी थी। लगातार मेरी नजर, जो मेरे से 1 मीटर की दूरी पर भी नहीं थी, जब भी गेट खुलता था पेंट्री पर जाती थी। एक लड़की, बालिका कहूंगा, 17, 18, 19 साल की रही होगी। जैसे ही गेट खुला था, पहले हमने सबसे पहले कोच में एंट्री ली और फिर उसने ली। फिर 2-3 नौजवान और आए और अपने कार्य में जुट गए। अजमेर पे चाय बिस्किट, जयपुर में चाय बिस्किट, फिर अल्पाहार और उसके बाद दोपहर का लंच। इसमें वो 3-4 लोग लगे रहे और मैं बैठता हुआ यही देखता रहा कि इन लोगों को सुबह से बैठने का अवसर नहीं मिले। साहब इस वीडियो को सुन लीजिए, मानवता किस तरह देश में दम तोड़ रही है। मुझसे रहा नहीं गया। जब चंडीगढ़ स्टेशन आ रहा था, मैं 5 मिनट पहले ही जरा गेट के पास जाके खड़ा हो जाता हूं, ताकि दूसरे सवारियों का समय व्यर्थ ना हो और जो चढ़ने वाले हैं उनका भी समय व्यर्थ ना हो। वहां जो पेंट्री में काम कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, आप लोग अजमेर से चंडीगढ़ आए हैं, अब चंडीगढ़ से अजमेर ये आपकी ड्यूटी चेंज हो जाएगी, दूसरा कोई जाएगा? बोले जी नहीं, हम ही जाएंगे। 1 मिनट के लिए मैं स्तब्ध रह गया। सुबह 5:30 बजे जिन्होंने गेट के अंदर एंट्री ली थी, वो 3:15 चंडीगढ़ पहुंचती है और मैं समझता हूं 2:45 पे, आई एम सॉरी, और 3:15 वापस चलती है और रात को 11:55 पे अजमेर पहुंचती है। यानी सुबह 5:30 से रात को 12:30, कितने घंटे की ड्यूटी हो गई साहब? मेरे स्वर्णिम भारत में लगभग 20 घंटे की ड्यूटी हो गई। मन तड़प उठा। मैंने उनसे फिर पूछ लिया, क्या आप ये सही कह रहे हैं, आपकी ड्यूटी चेंज नहीं होगी? बोले जी नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे। फिर मैंने कहा, कल तो आपका ऑफ होगा? बोले जी नहीं। तब हृदय और भी विदारित हो उठा। मैंने उनसे पूछे, फिर आप ये 20 घंटे की ड्यूटी कब तक करते हैं? बोले सर, हमें हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलती है, वो है बुधवार की। बुधवार की छुट्टी है, बाकी 6 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने माफी के साथ कहा, किसी की तनख्वाह पूछना अच्छा नहीं होता। मैंने कहा, कृपया मुझे बता दीजिए आपको माह में कितना पैसा मिल जाता है? एक युवा के आंसू में वर्चुअली आंसू थे, पानी था। बोले सर 12,000 रुपए मिलते हैं। 12,000 रुपए में मेरे देश का युवा 7 दिन में से 6 दिन 20 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। ये कौन सा मॉडल है? कौन से विकास का मॉडल है? कौन से विकसित राष्ट्र का मॉडल है? कौन से विकसित राष्ट्र का मॉडल है? साहब, वहां मानवता दम तोड़ देती है जब इस देश का युवा 12,000 रुपए लेकर सप्ताह में 7 दिन में से 6 दिन 20 घंटे की ड्यूटी निभाए। ठीक है, 25-30 साल की उम्र तक ये कर सकते हैं, लेकिन कितने साल तक उनका शरीर ये उनको अनुमति देगा? हम किस तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं? ये तीसरी अर्थव्यवस्था किस काम की? मनमोहन जी के समय में 10वीं अर्थव्यवस्था थी। मुझे बताइए, कितने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की तनख्वाह रुकी थी, पेंशन रुकी थी, या इस प्रकार का शोषण युवाओं के साथ होता था कि सप्ताह में से 6 घंटे काम कीजिए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के अंडर कीजिए, कॉन्ट्रैक्टर पैसा कमाएगा, आपको 7 में से 6 दिन 20 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालयों का नाश हो रहा है। अरे एक ही नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था उन आक्रांताओं ने, जिनका कभी भला ना हो, वो 84 लाख चुनी जानवरों की ही लेते रहेंगे। आप क्यों दिन प्रतिदिन आपने हर नालंदा को जलाने की कसम खा ली है? कृपया शिक्षकों को, विद्यार्थियों को जागृत होना चाहिए। जिस देश की 60 करोड़ जनता को दूषित पानी मिले, राजस्थान की 5 करोड़ की जनसंख्या होगी, 50 लाख लोगों को दूषित पानी पीने को मिला, और हम तीसरी अर्थव्यवस्था के नारे लगा रहे हैं।
क्या मानवता दम तोड़ती है या नहीं तोड़ती है? यदि आपकी धमनियों में भी मेरे जैसा रक्त बह रहा है, मेरा AB पॉजिटिव है, मुझे मालूम नहीं आपका कौन सा है, जरा अपने हृदय को मस्तिष्क से जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपको इसका सार्थक उत्तर मिल जाएगा।